अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताज़ा। आज का हमारा टॉपिक है गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसीज थ्योरी, यानी ज़्यादा जहानतों का नज़रिया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा। ज़हानत किसी दौर में एक सिंगल कॉन्सेप्ट के तौर पे सामने आई, लेकिन आज गार्डनर एक ऐसा इंसान है जिसने बताया हमें कि 9 किस्म की ज़हानतें हैं जो हर इंसान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई 1, 2 या 3 जो है वो हर इंसान में बदरजा उत्तम पाई जाती हैं या पाई जाती है, और बाकी ज़हानतें जो हैं वो निस्बतन मुख्तलिफ़ शरह के साथ मौजूद होती हैं। ये बड़ा रोशन ख़्याल नज़रिया है। आज की नफ्सियात जो है वो ह्यूमनिस्टिक इंसानियत पसंदाना नफ्सियात है, जो तरीक पहलू नहीं इंसान के देखती बल्कि रोशन पहलू देखती है। फ्राइड के दौर में तरीक पहलू देखे गए और यूँ लगता था जैसे सारी ज़िंदगी जो है वो इंसान की एक विक्टिम के तौर पे है और वो मजबूर है पैदाइशी जिबिल्ली और इब्तदाई बचपन की जो चीज़ें हैं, मामलात हैं, इंटरेक्शंस हैं उनका। लेकिन आज की नफ्सियात ऐसी नहीं है। तो ये जो नज़रिया है ये विन विन सिचुएशन की बात करता है और वो ये बताता है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसकी बेस पे वो ज़िंदगी के मैदान में आगे निकल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ाई करके ही आगे निकले, बल्कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने खेल में बहुत नाम कमाया, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने म्यूज़िक में बहुत नाम कमाया है, कुछ ऐसे जो स्पोर्ट्समैन हैं। चुनांचे आज हम देखते हैं कि माहिरीन नफ्सियात ये बात करते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स की बात की जाए। कोई बंदा अगर हमसे पूछे कि हमारा बच्चा कैसा है, तो हमने उसकी स्ट्रेंथ्स बतानी है कि मेरा बच्चा जो है वो आर्ट में बहुत दिलचस्पी रखता है और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा डिज़ाइनर, फ़ोटोग्राफ़र बनेगा इंशाल्लाह और ज़िंदगी कामयाब गुजारेगा। या मैं कह सकता हूँ कि मेरा बच्चा जो है म्यूज़िक में बड़ी दिलचस्पी रखता है, म्यूज़िशियन बन सकता है और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बना सकता है मुख्तलिफ़ तरह के। तो जो है गाना गा सकता है या नातें गा सकता है, अब नातें बोल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं और इनमें भी कैरियर्स हैं। चूँकि आज मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जब वालिदैन पूछें अपने बच्चे के बारे में, तो आपने उन्हें बच्चे की स्ट्रेंथ्स बतानी है, पॉजिटिव्स बताने हैं सबसे पहले। और इन ज़हानतों में से भी आपने देखना है कि किस किस बच्चे में कौन कौन सी ज़हानत ज़्यादा है, और हम वालिदैन को बताएं, गाइड करें कि जी ये ज़हानत बच्चे में ज़्यादा है। जब हम पढ़ा रहे होंगे, जब हम बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे, बच्चा जब कुछ काम कर घर से करके आएगा, हम वो उस काम को देखेंगे, स्कूल में उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता एक टीचर जिसने 1 साल बच्चे के साथ गुजारा है, मुझे उम्मीद है कि वो बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है कि बच्चे में किस किस्म की ज़हानत ज़्यादा है। तो ये गाइडेंस जो है ये बड़ी अहम है। हाँ, बहुत छोटे लेवल पे ज़रूरत नहीं है कि हम बच्चे को एहसास दिलाएं, लेकिन थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर हम वालिदैन को गाइड कर सकते हैं कि आप बच्चे को इस किस्म का पेशा जो है कल को गाइड कीजिएगा, वो ले सकता है और उसमें उसके कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये भी आपकी तरफ से एक बड़ी ब्लेसिंग होगी, बड़ी नेमत होगी वालिदैन के लिए, क्योंकि वालिदैन उतने पढ़े लिखे नहीं, उतने ट्रेंड नहीं जितने आप ट्रेंड हैं। ये ट्रेनिंग्स आप ले रहे हैं, अच्छा आपका कैलिबर बहुत हाई है, आप बच्चे को जिस तरफ गाइड करेंगे वो बहुत अहम होगा। तो आइए इन ज़हानतों पर नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहली जो ज़हानत है वो है ज़ुबानी और लसानी ज़हानत, यानी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। अब ये इंटेलिजेंस जो है ये हमें बताती है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे, आप देखेंगे कि वो बातचीत करने में, लिखने में, पढ़ने में बहुत तेज़ हैं। अच्छा, उस्ताद इन्हीं बच्चों को ढूंढ रहा होता है। हर उस्ताद की ख्वाहिश है मेरी क्लास में ऐसे बच्चे आ जाएं जो लिखने पढ़ने में, बातचीत करने में बहुत अच्छे हों, सबक जल्दी याद कर लें, होमवर्क करके आएँ। तो ऐसे बच्चे जो हैं समझ लीजिए कि वो वर्बल लिंग्विस्टिक ज़हानत के मालिक हैं। तो फिर हम उन्हें इस तरफ गाइड कर सकते हैं। और हम जब इनको सबक पढ़ाना चाहें तो हमने क्या करना है कि हमने इनको लिखने पढ़ने के लिए कहना है, इनको घर से काम करने के लिए ज़्यादा कह देना है, इनको अच्छे अल्फाज के साथ पढ़ाना है। अगली जो ज़हानत है वो लॉजिकल मैथमेटिकल ज़हानत है, यानी मंतकी रियाज़ियाती
जहानत, ये लॉजिक्स पे चलेंगे, दलील पे चलेंगे, इन्हें वो बात समझ आएगी जो आप दलील से करेंगे। अगर आप दलील से बात नहीं करेंगे तो इनके सर के ऊपर से गुजर जाएगी, ये उनको याद भी नहीं रहेगी। तो अगर इनको पढ़ाना है तो दलील के साथ पढ़ाना होगा, 2 + 2 4 करके पढ़ाना होगा, चीज़ों की मदद से पढ़ाना होगा, क्योंकि ये लॉजिक्स की बात करते हैं और लॉजिक्स को समझते हैं और इनका मैथ बड़ा तेज़ होगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं अर्ज़ करता चलूँ कि छोटी क्लासेस में प्ले ग्रुप नर्सरी से लेके क्लास 1-2 तक आप देखेंगे कि अक्सर बच्चों का मैथ बहुत तेज़ है, मैथ में बड़े अच्छे मार्क्स लेते हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि उनमें ये जहानत ज़्यादा है, उसकी वजह ये है कि जो छोटी क्लासेस हैं उनमें मैथ का सिलेबस बहुत कम है। मैथ के हवाले से अगर बच्चा तकरीबन 20 अशकाल याद रख ले तो सारा ही मैथ निकल जाता है क्लास 2 तक का। मसलन वो 20 अशकाल कौन सी हैं, 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं ये याद कर लीजिए, 10 शक्लें बनती हैं। आगे प्लस माइनस इक्वल टू वगैरह ये शक्लें कुछ याद रखेगा तो जिसे सिर्फ उसने 20 शक्लें याद करनी है और सारा मैथ निकल जाना है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ़ यू टेक द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश तो उसको 46 के करीब अशकाल याद रखनी पड़ती हैं, 26 छोटी ABC की और तकरीबन 20 जो हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट, क्योंकि 6 शक्लें जो हैं वो सेम है। और सबसे मुश्किल जो सब्जेक्ट छोटी क्लासेस में होगा बच्चों के लिए वो उर्दू है, जिसमें उसको 125 से ज़्यादा अशकाल याद रखना पड़ती है और फिर उर्दू पढ़ी लिखी जाती है। चाहे आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है और किसी धोखे में नहीं रहना। ग्रेजुअली हाँ, जो मैथ आगे बढ़ता है क्लास 2, 3, 4 में तो ये इसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, तो फिर बच्चा आप देखिएगा कि उसके मार्क्स इंग्लिश उर्दू के बराबर आना शुरू हो जाते हैं। और यहीं पे मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जिन असातिज़ा को नहीं पता वो ये समझ लें कि उर्दू को आपने छोटी क्लासेस में ज़्यादा टाइम देना है। ये मैं उन स्कूल्स की बात कर रहा हूँ जहाँ इंग्लिश मीडियम है, जहाँ पे ज़्यादातर सब्जेक्ट्स इंग्लिश में है। लेकिन जो सरकारी स्कूलों में हमारे टीचर्स हैं वो उनको पता है चूँकि उनके ज़्यादातर सब्जेक्ट्स उर्दू में हैं तो उनके लिए इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल होगी, वो इंग्लिश को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, क्योंकि देहात के बच्चे होते हैं, घरों में इंग्लिश बोली नहीं जाती, इंग्लिश से आशनाई आगाही उतनी होती नहीं, तो चनाचे उधर आप उसको ज़्यादा तवज्जो दे सकते हैं। तो ये जो मंतकी और रियाज़ियाती जो ज़हानत है ये हमें पता चलेगी कि बच्चा मैथ में तेज़ है और दलील से बात करता है, लॉजिक्स की बात करता है, तो फिर आपने भी उन्हीं तरीक़ों से पढ़ाना है। आपने भी ऐसे तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे की ये जो ज़हानत है वो इस्तेमाल हो, डेवलप हो, नरिश हो। उसके बाद है बसरी मकानी ज़हानत यानी विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। पिक्चर स्मार्ट होते हैं ये बच्चे और इनको तस्वीरों की मदद से पढ़ाइए, इनको तसव्वुरात बड़ी जल्दी समझ आते हैं, ये पिक कर लेते हैं तसव्वुरात को, चीज़ देखेंगे तो याद कर लेंगे, इनको याद हो जाएगी। अच्छा, इनको फिर आप डायग्राम्स की मदद से पढ़ाइए, मैप्स की मदद से पढ़ाइए। अच्छा, जो बच्चे ज़बानी एतबार से, लसानी एतबार से तेज़ थे उन्हें वर्ड स्मार्ट कहा जाता है, जो लॉजिकली और मैथमेटिकली बेहतर थे उन्हें लॉजिक स्मार्ट कहा जाता है। ये जो जिस्मानी हरकी हैं इनको बॉडीली स्मार्ट कहा जाता है, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इनकी चौथी ज़हानत है बॉडीली कैनेस्थेटिक। ये बच्चे जो हैं ये अपने जिस्म से, अपने हाथों से काम ज़्यादा लेंगे। और मॉन्टेसरी ने बहुत अरसा पहले, साल पहले, डेकेड्स पहले ये बताया कि ह्यूमन्स आर हैंड माइंडेड, यानी जो काम आपने बच्चों को सिखाना है वो आप उनके हाथों से करवाइए, तो जो काम वो करेंगे उसको वो सीख लेंगे। तो अगर आप इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो इन्हें ऐसे टास्क्स दीजिए जिनमें ये खुद ये काम करें, अपने हाथों से काम करें। आप कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही पढ़ाने जा रहे हैं तो आपने कहा कि हाथों के इशारों से एक दूसरे को पढ़ाएं, हाथों के इशारे इस्तेमाल करें। अच्छा, ये स्पोर्ट्स में बड़े तेज़ होंगे बच्चे, इनके स्पोर्ट्स बेहतर हो सकती हैं तो आप इनको खेलों के ज़रिए पढ़ा सकते हैं। फिर मौसीकी और सुर ताल की ज़हानत है, यानी म्यूज़िकल रिदमिक इंटेलिजेंस, ये म्यूज़िक में बड़े तेज़ होंगे। अब स्कूल में म्यूज़िक का काम उतना नहीं है, उस तरह से हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो ये इनको हम गाने बना के ना, जो सिलेबस है उसके रिदम में ला के नज़मों की सूरत में जो है हम पेश करेंगे तो ये जल्दी सीखेंगे चीज़ को। और अगली जो ज़हानत है वो बैन शख्सी
जहानत है इंटरपर्सनल यानी सोशल। ये बच्चे सोशल बहुत होंगे, दूसरों से मिलजुल के रहना पसंद करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे। तो आपने क्या करना है कि इनको ग्रुप वर्क के ज़रिए पढ़ाना है। तो जब आप ग्रुप वर्क के ज़रिए पढ़ाएंगे तो ये बच्चे जो हैं, इनकी जो इंडिविजुअल नीड है वो सेटिस्फाई होगी। ये बच्चे जो ये पीपल स्मार्ट हैं, ठीक है, लोगों में रहना पसंद करते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, मैनर्स का ख्याल रखते हैं, अगले के जज्बात का ख्याल रखते हैं। तो आप भी इसी तरह इनके साथ रहिए। उसके बाद है बैन शख्सी के बाद ज़ाती शख्सी यानी इंट्रापर्सनल, ये अपनी ज़ात में गुम रहने वाले बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि अगर एक बच्चा बिल्कुल ही अपनी ज़ात में गुम रहता है, दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करता, दूसरों से बातचीत नहीं करता, तो एक प्रॉब्लम उसे हो सकती है जिसको हम ऑटिज़म कहते हैं। इसकी निशानियाँ ये हैं कि ये कम्युनिकेट भी बिल्कुल नहीं करता और बिल्कुल अपनी ज़ात में मगन रहता है, और इसकी कम्युनिकेशन की जो सलाहियत है और इंटेलेक्चुअल सलाहियत भी जो है, जहानत वाली जो है, उसमें भी हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। वक़्त के साथ साथ इसकी कम्युनिकेशन कम होती है। अगर एक बच्चा जो है उसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है यानी ये सेल्फ स्मार्ट है, तो ये लोगों से बातचीत करेगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा करे, लेकिन कम नहीं होएगी। लेकिन अगर ऑटिज़म होगा तो बातचीत कम होती चली जाएगी। ये एक डेलिकेट सा पॉइंट है। अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिस पे आपको शुबा हो तो फिर आप ज़रूर साइकोलॉजिस्ट की तरफ रेफ़र कर दीजिए, या उनको बताइए कि जी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, या मुतलका जो अब इसके अलहदा से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं ऑटिज़म के, उनको दिखाया जाए बच्चा। तो ये बच्चे जो कि सेल्फ स्मार्ट हैं, अपनी ज़ात में मगन रहते हैं, ज़्यादा बातचीत पसंद नहीं करते, ज़्यादा वोकल नहीं है, ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं है, ग्रुप्स में ज़्यादा सोशल नहीं है, तो इनको आप अकेले बिठा के दे सकते हैं सबक। आप इनको घर से सबक दे सकते हैं कि आप घर से करके आ जाइए, कोई मसला नहीं। अगर आप ग्रुप वर्क में उतने तेज़ नहीं हैं तो कोई मसला नहीं है, तो आप घर से सबक याद करके आ जाइए। इनको इंडिविजुअल टास्क दे दीजिए, इंडिविजुअल टास्क में ये बहुत अच्छे रहेंगे। जो सोशल बच्चे हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इनमें ज़्यादा है, उनको लीडर भी बनाया जा सकता है। तो ये बच्चे जो हैं ये अपने अपने अंदर थोड़ा सा रहेंगे, मैनर्स का और ख़्याल उस तरह से रखेंगे कि जिसमें दूसरे मुदाखलत कम से कम करें। उसके बाद है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, फितरती जहानत, यानी ये फितरत में दिलचस्पी लेंगे, मट्टी में, ये जो है पत्थर, उनमें, फसलों में, पौधों में, यानी जो नेचर में चीज़ें हैं। तो अगर आपने इनको सिखाना है तो फिर आप वो चीज़ें जो नेचर में मौजूद हैं, फूल लेके आइए, पत्ते लेके आइए, घास लेके आइए, जो चीज़ भी पढ़ानी है अगर वो नेचर में मौजूद है कहीं आपके इर्द गिर्द तो वो ले आइए। तो ये बच्चे बहुत जल्दी पिक करेंगे, ये बच्चे बहुत जल्दी सीख लेंगे और ये नेचर स्मार्ट हैं। और आखिरी जो 9वीं जहानत है वो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है, यानी वजूदी जहानत। ये डीप क्वेश्चन स्मार्ट हैं, यानी ये बड़े बड़े मुश्किल किस्म के सवालात करेंगे जो असूल ज़वाबत से रिलेटेड होंगे, जो प्रिंसिपल से रिलेटेड होंगे, जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड होंगे, इंसानियत से रिलेटेड होंगे, जो इंसान के वजूद से, उसकी एग्जिस्टेंस जो इस दुनिया में है उससे रिलेटेड होंगे, इंसान के रहन सहन से रिलेटेड होंगे। तो जब आप चीज़ों को जोड़ेंगे इंसान के वजूद से, उसके रहन सहन से, असूल ज़वाबत से, तो फिर ये बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक टीचर जो है वो एक ही लेसन के अंदर या एक पीरियड के अंदर सारी मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हानतें जो है कोशिश करे कि उन ज़हानतों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। यानी एक तरीके से ना कभी भी पढ़ाइए, आप एक से ज़्यादा तरीक़ों से पढ़ाइए। कभी किसी ज़हानत को इस्तेमाल कीजिए बच्चों की, कभी किसी ज़हानत को इस्तेमाल कीजिए। हर बच्चे में सारी ज़हानतें मौजूद तो हैं, लेकिन जब हम मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि आप हर लेसन में 9 की 9 ज़हानतें जो हैं उनके मुताबिक पढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप एक लेसन में 2, 3, 4 ज़हानतें और उनके मुताबिक तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं और बच्चों की ज़हानतों की नशोनुमा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगले लेसन में, अगले पीरियड में, नेक्स्ट डे किसी और तरीके से आप पढ़ाइए तो दूसरे बच्चे जो हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। असातिज़ा को इनका इल्म होना क्यों ज़रूरी है? असातिज़ा को इनका इल्म होना इसलिए ज़रूरी है कि वो हर बच्चे में पॉजिटिव ढूंढें, वो हर बच्चे को ये समझें कि ये मुस्तकबिल में जाके कुछ ना कुछ बनेगा। ये नहीं कि जो पढ़ाई में कमज़ोर रह गया है, पढ़ाई में एवरेज है, पीछे है, हम ये समझें कि वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगा। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप में से बहुत कम लोग डॉक्टर शहरयार को जानते होंगे, लेकिन आप में से हर कोई अफरीदी को ज़रूर जानता है।
आप में से हर कोई नुसरत फ़तेह अली ख़ान को ज़रूर जानता है, राहत फ़तेह अली ख़ान को ज़रूर जानता है। तो देखिए जो म्यूज़िक में है, जो स्पोर्ट्स में है, जो दूसरे शो में, मलक रियाज़ को जानते हैं आप, बहुत कम पढ़े लिखे हैं मलक रियाज़। मैट्रिक शायद 1 नंबर से इन्होंने पास किया हुआ है, पहली दफ़ा शायद फ़ेल हो गए थे। और कायद अज़म भी पहली दफ़ा फ़ेल हो गए थे मैट्रिक में, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, उनके वालिद जो थे बड़े अमीर थे, तो उन्होंने इनको फिर पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया और अंग्रेज़ों के साथ रह के उन्होंने असूल व ज़वाबित सीखे। अंग्रेज़ उस वक्त दुनिया का रूलर था और बड़े हाई स्टैंडर्ड्स रखता था, तो वहाँ से ये एक अच्छी पर्सनैलिटी बन के आए और हमें तो मुल्क दिला दिया। जबकि पढ़ाई में तो ये वीक थे, मैट्रिक तक तो बहुत वीक थे। तो चनाचे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा वीक है तो वो ज़िंदगी के मैदान में भी कमज़ोर होगा, पीछे रह जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर्स आजकल सबसे ज़्यादा, बल्कि पिछले 10, 15, 20 साल में प्रॉपर्टी डीलर्स ने जितनी कमाई की है, वो एक डॉक्टर इंजीनियर जो है उसने 50 साल में भी नहीं की। मैंने ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स को जानता हूँ जिनका सिर्फ 5 साल का जो टेन्योर है उसमें उन्होंने इतनी कमाई की है कि एक सर्जन डॉक्टर जो है, जो कि बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर है, पूरे पंजाब में सिर्फ 2 उस लेवल के डॉक्टर्स हैं, उस डॉक्टर ने, उस सर्जन ने उतने पैसे नहीं कमाए जितने एक गली मोहल्ले के प्रॉपर्टी डीलर ने कमाए हैं, जो कि बहुत कम पढ़ा लिखा है। सो मल्टीपल इंटेलिजेंसीज़ को समझने का एक उस्ताद के लिए फ़ायदा ये है कि एक तो वो बच्चों के लिए रोशन और पॉजिटिव फीलिंग्स और सोचें रखेगा, वालिदैन को ये पॉजिटिव सोचें बताएगा, वालिदैन को गाइड करेगा कि आपका बच्चा किस तरफ जा सकता है, किस शोबे में जाके कामयाब हो सकता है। दूसरी तरफ वो तरह तरह के तरीके अपनाएगा, मुख्तलिफ़ तरीके, एक ही तरीके से नहीं पढ़ाता जाएगा। जिस तरह के हमें हमारे साथ ने पढ़ाया कि रोज़ लेक्चर, टीचर को कभी चाहिए वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पे जाए, कभी वो ग्रुप डिस्कशन पे जाए, कभी वो पेयर वर्क पे जाए, कभी वो असाइनमेंट्स पे जाए, कभी वो वीडियोस पे जाए कि बच्चा खुद वीडियो बना के लाए अपनी। तो ढेर तरीके हैं। आप एक्सपेरिमेंट्स करवाइए, आप पावर टीचिंग आप अपने हाथों से पढ़ाइए। आप जब ही अपने हाथों से पढ़ाएंगे, एक्शंस के साथ पढ़ाएंगे, और बच्चों से भी कहिए कि वो अपने हाथों के एक्शंस के साथ पढ़ाएं, और कोशिश कीजिए कि सारी जहानतें डेवलप हों, ताकि अगर बच्चा किसी भी ऐसी फील्ड में चला जाता है जिसमें उसकी ऑलरेडी डेवलप्ड नहीं है कोई जहानत, तो ऑलरेडी उसकी हम उस लेवल पे करके भेजें कि वो उसमें एडजस्ट ज़रूर हो और फिर कोशिश करके उसको डेवलप कर लें। बहुत शुक्रिया जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने, और टफ भी थोड़ा सा, कि हम म्यूज़िक और नज़मों को, रिदम को कैसे इस्तेमाल करके कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा सकते हैं। तो बच्चों की नज़में जो छोटे होते हैं उनमें 1 2 और गिनती सिखा दी जाती है नज़मों के ज़रिए। अब अगर आप बड़ी क्लास में आएँ तो मुझे याद है, मुझे निज़ाम हज़म जो था वो याद नहीं था होता, उसके स्टेप्स, उसकी चीज़ें याद नहीं थी होती। तो मैंने फिर एक नज़म बनाई, एक ट्रेनिंग थी उसमें, और उसमें ये था कि मुँह ने चबाया, एसोफेगस ने लुढ़काया, स्टमक ने हजमाया, छोटी आंत ने फिसलाया और बड़ी आंत ने फड़काया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और एसोफेगस और माउथ, ये सारा जो निज़ाम हज़म था वो एक छोटी सी नज़म के ज़रिए मैंने कई साल पहले ये टीचर्स ट्रेनिंग में शेयर किया लोगों से, और मुझे आज भी याद है, जबकि बाकी चीज़ें मुझे याद नहीं, मुझे आँख और कान और ये बड़े मुश्किल लगते थे। तो नज़मों के ज़रिए जो है, और ये जो सुर ताल की जहानत है, इसको इस्तेमाल करते हुए भी बहुत सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। मुख्तलिफ़ एंगल से इसको देखा जा सकता है। सारी जहानतें अहम हैं, किसी को दूसरी भी फ़ौक़ियत नहीं, लेकिन अगर पैसों के एतबार से देखा जाए तो मेरा ख़्याल है कि जो सोशल इंटेलिजेंस है हमारे माशरे में, चूँकि पैसा बड़ा अहम हो गया हुआ है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ताकत इसके साथ मुंसलिक है, तो मुझे लगता है कि जो बातों में तेज़ है, जो ज़्यादा सोशल है, ताल्लुकात बनाने में अच्छा है, रिश्ते बनाने में, दोस्तियाँ बनाने में अच्छा है, जिसको ये तरीके आते हैं, मैनर्स आते हैं, वो ज़िंदगी के मैदान में ज़्यादा आगे निकलेगा। और प्रॉपर्टी डीलर्स इसकी बड़ी मिसाल है। ठीक है, आप लोग मुश्किल सवाल कर रहे हैं। कैसे जान सकते हैं बच्चा ज़हीन है? देखिए, इस कॉन्सेप्ट को ही हमें सिरे से ही रद्द करना होगा। हम अब इस ख्याल के हामी हैं कि हर बच्चा ज़हीन है। हर बच्चे में कोई ना कोई जहानत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक मौजूद है। 9 की 9 तो मौजूद हैं ही, सारी की सारी मौजूद हैं उसमें, लेकिन कोई 1 2 3 जो है वो ज़्यादा हैं।
और अब टीचर जो है वो क्लासरूम में पढ़ाते हुए ऑब्ज़र्व करेगा बच्चे को, और आहिस्ता आहिस्ता उससे पता चलता जाएगा कि ये बच्चा जो है इसमें कौन सी ज़हानत मौजूद है। तो हमारे यहाँ ऑब्ज़र्वेशन पे बेस्ड क्वालिटेटिव असेसमेंट मौजूद है लर्निंग जोन में। तो आप उसमें ये एंट्रीज़ करते चले जाइए, तो ग्रेजुअली आप अंदाज़ा लगा लेंगे इंशाल्लाह, और फिर आप पेरेंट्स को गाइड भी कर सकते हैं। लेकिन छोटी उम्र में गाइड ना कीजिएगा प्लीज़। छोटी उम्र में ना बच्चा भी इसका तयन कर सकता है, और फिर बड़ा होता है तो उसके इंटरेस्ट भी चेंज हो रहे होते हैं, तो हो सकता है कि उसकी बाद में चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा आ जाएं। तो ठीक है, ये पैदाइशी तौर पे ज़हानतें बच्चा साथ लेके आता है, बट स्टिल मेलानात होते हैं, और इनको थोड़ा सा फिक्स होने में या इनग्राम्स को परमानेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं तो फिर हम इन चीज़ों को देख सकते हैं।